अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। सेनेट इलेक्शन के लिए अखाड़ा तैयार हो चुका है। तमाम जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतार दिए हैं और अब सिर्फ एक अहम इशू के हवाले से इंतजार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो इस बात का तयन होगा कि इलेक्शन खुफिया बैलेट से होंगे या ओपन बैलेट से। फर्क यह है नाज़रीन कि खुफिया बैलेट में वोट इधर उधर हो सकते हैं और पार्टी पोजीशन तब्दील भी हो सकती है। तहरीक इंसाफ ने पूरी कोशिश की है कि वो ओपन बैलेट के हवाले से एक उसूली पोजीशन बनाए, मगर इसमें वो बहुत हद तक कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि लगता यूं है कि हमाम में सभी नंगे हैं। अगर ओपन बैलेट होता है तो उससे मेंबर्स जो है वो मेंबर्स के सामने जो है वो सूरत हाल काफी हद तक क्लियर हो जाती है। देखिए, आइए जरा नजर डालते हैं इस वक्त सेनेट में नंबर्स क्या हैं। ये एक चार्ट है, इसमें आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है जो एक्सपेक्टेड है कि कितने जो मेंबरान हैं वो रिटायर हो रहे हैं। टोटल 104 की इस वक्त मेंबरशिप है सेनेट की, उसमें से 52 लोग जो हैं वो रिटायर होंगे। 48 सीटों पर इलेक्शन होगा और अब हाउस जो है वो 100 का होगा क्योंकि 4 मेंबर कम हो रहे हैं फाटा के, क्योंकि फाटा का जो है वो अब जम हो गया। तो इनमें इस चार्ट में जो अहम चीज है वो मैं अभी आगे जाके आपसे उसका जिक्र करता हूं कि इसमें जो एक्सपेक्टेड पार्टी पोजीशंस हैं उससे गवर्नमेंट और अपोजिशन का जो मुवाजना है वो बहुत टाइट हो रहा है। उनके जो नंबर्स हैं वो बहुत जैसे कहते हैं कि आपस में बहुत ही करीब आते जा रहे हैं। अब इसमें नाजरीन हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद के जो नंबर हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अगर हम उसका चार्ट सामने रखें तो तस्वीर यूं कुछ हद तक सामने आती है। देखिए, गवर्नमेंट अगेन मैं एक बार फिर आपके सामने ये अर्ज कर दूं कि ये एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं, इसमें आगे पीछे 2 4 6 जो नंबर्स हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं। इलेक्शन में जो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं पार्टी पोजीशन के हवाले से, उसमें इस सेनेट इलेक्शन के नतीजे में यह कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के तकरीबन 28 सीटें हो जाएंगी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 13 होंगी, MQM की 3, GDA की 2 और ये कुल नशिस्तें बनी 46। ये ज़हन में रखिएगा कि 100 का हाउस है तो 51 पे जो है वो मेजॉरिटी बन जाएगी। अच्छा, अब जरा देखिए ऑपोजिशन का चार्ट जो है, इसमें अगर आप नजर डालें तो मुस्लिम लीग नून की अब 17 सीटें रह जाएंगी। पीपल्स पार्टी का एक्सपेक्टेड है कि उनके पास 19 होंगी, JUI 5, BNP मेंगल 2, ANP 2, नेशनल पार्टी 2, PK मैप 2 और ये कुल जो है वो 49 सीट्स बन रही हैं। पीछे रह गई 4 सीटें अगर हमने पूरा 100 का हाउस करना है। 4 उसमें आजाद उम्मीदवार हैं, उनकी नशिस्तें हैं और 1 होगी जमात इस्लामी की। चुनांचे अगर यही नंबर्स रहे तो आपको नजर आ रहा है कि ये कितना जो है मामला टाइट हो रहा है। तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी कहते हैं कि उनके पास नंबर्स जो हैं वो थोड़े इससे ज्यादा होंगे, वो 50 तक पहुंच जाएंगे। बहरहाल ये इससे आपको अंदाजा तो हो रहा है कि मामला जो है वो कितना जो है वो एक मैच कितना जो है वो क्लोज होता जा रहा है। अब खुफिया बैलेट में दोनों हुकूमत और अपोजिशन के लिए गड़बड़ हो सकती है। पंजाब में तहरीक इंसाफ के कुछ नाराज मेंबरान जो हैं वो बुड़बुड़ा रहे हैं कि वो वोट नहीं डालेंगे। 1 या 2 सीटें ऊपर नीचे जो है हो गई तो हुकूमत के लिए एक मसला खड़ा हो सकता है। KP और बलूचिस्तान में हमेशा नाज़रीन वोट के रेट लगते रहे हैं, बदकिस्मती की बात है लेकिन ये एक जो है वो हकीकत है। अगर वहां भी कुछ वोट आगे पीछे हो गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में अगर पासा पलट गया तो हुकूमत के सारे जो ख्वाब हैं सेनेट के हवाले से वो चिकनाचूर हो सकते हैं। इस सब मुकाबले में हुकूमती इत्तेहाद के सामने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ये बात नाज़रीन तकरीबन यकीनी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में अब एक दूसरी बड़ी जमात बनकर उभर रही है। सबसे बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। ये बात भी यकीनी है कि सेनेट चेयरमैन के लिए वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे पीपल्स पार्टी। इस पस में नाज़रीन साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का PDM का जो है वो मुश्तरका सेनेट का उम्मीदवार बनना जो है वो निहायत ही अहम है। अगर नंबर इतने साबित हुए जो कि हमें कुछ हद तक नजर आ रहे हैं तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो ऐन मुमकिन है कि सेनेट में ऑपोजिशन की तरफ से सेनेट चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हों और अगर वो वाकई में उम्मीदवार बन गए तो फिर मामला बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। क्या सोच रही है तहरीक इंसाफ? क्या वो टेंशन में है? ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे एक ऐसे सेनेटर से जिनको अभी अभी ताजा तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सेनेट का टिकट दिया है। ब्रेक के बाद
नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है सेनेट के हवाले से और जो नंबर्स गेम वहां पे डेवलप हो रही है, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है, कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है और इसके ऊपर जो है वो अब सियासत जो है वो उरूज पर जाना शुरू होगी। अगले 1.5-2 हफ्ते 3 हफ्ते जो हैं वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होंगे। ये जो कैलकुलेशंस मैं कर रहा था ब्रेक से पहले, इसके हवाले से जरा बात करते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसको किस तरीके से देख रही है और ये जो नंबर का हम जो जिक्र कर रहे हैं और जिस तरीके से ये बहुत ही एक क्लोज शेव आ रहा है, इसको जो रूलिंग पार्टी है वो उसका तज्जिया क्या है। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है और अभी मोहसिन अजीज साहब को जो है वो अगले 6 साल के लिए भी टिकट जो है वो मिल गया है, तो सेनेट में इनकी वापसी भी हो रही होगी। सेनेटर मोहसिन साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो पहले आपको बहुत मुबारक हो, आपको टिकट मिल गया है और अब आपका बड़े क्रूशल वक्त पे आप वापस सेनेट में आ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया जी। बस ये अल्लाह की मेहरबानी है और खान साहब का जो है कॉन्फिडेंस है और उन्होंने जो है सोचा है कि ये मे बी माई कंट्रीब्यूशन वाज अप टू हिज मार्क। तो कोशिश करेंगे कि इसमें जो अपनी कंट्रीब्यूशन है, अपनी जो एफर्ट्स हैं वो जारी रखें फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, माय पार्टी एंड एक्चुअली द कंट्री, जो उसके लिए ज़रूरत है अपने सूबे के लिए, जहां आवाज़ बुलंद हो सकती है, कोशिश करेंगे जी। जी। अच्छा मोहसिन साहब, ये जो नंबर्स बन रहे हैं इस टाइम सेनेट के, मैं भी जिक्र करता, जाहिर बात है अभी तो एक बड़ा क्रूशल जो एक फैक्टर है वो रहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है और उसकी रोशनी में ओपन बैलेटिंग होती है या खुफिया बैलेटिंग होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एक मरहला रहता है। लेकिन अगर हम अज्यूम करते हैं कि जो इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज है और उसमें अगर तमाम लोग पार्टी पोजीशंस के हवाले से ही अगर वोट करते हैं, तो जो एक रफ एस्टिमेट आ रहा है उसमें यह लग रहा है कि जो 100 सीटें जो अब होंगी सेनेट की, उसमें 46 जो हैं वो तकरीबन आती हैं गवर्नमेंट की जो कोलिशन है उसको, और तकरीबन 49 आ रही हैं ऑपोजिशन के पास। अगेन बिल्कुल रफ फिगर्स हैं, इंडिपेंडेंट्स और जमात इस्लामी की एक सीट है, उसको मिला के ही पूरे 100 सीटें बनती हैं। यानी कि वैसे तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बन के उभर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। 28 का फिगर शायद हमें दिया जा रहा है, लेकिन मोहसिन साहब ये कोई गारंटी नहीं है कि आप कंट्रोल कर पाएंगे सेनेट को। नंबर्स बहुत क्लोज हैं जी। देखिए, एक्चुअली नंबर गेम जो है उसी की वजह से जो ये शोर गोगा मचा हुआ है कि वी वांटेड के ओपन वोट हो जाए, नॉट ओनली फॉर दिस इलेक्शन, बट हम इसमें सैंटिटी लाना चाह रहे थे, इसमें सदाकत शफाफियत लाना चाह रहे थे। खान साहब की ये सोच थी और इस पे जो कमेटी ऑफ द होल बनी थी 2015 में, 2016 में इस पर डिस्कशन हुई थी कि इसको जो है तो ओपन बैलेट किया जाए ताकि शफाफियत इसमें आ जाए। बहरहाल हमारी जो इस वक्त इंशाल्लाह हुकूमत है, सेंटर में भी प्रोविंसेस में भी हमारी बड़ी अच्छी पोजीशन है। तो जो पोजीशन हमारी आ रही है वो मेरा ख्याल है 48-49 के करीब हमारी पोजीशन आ जाएगी, बल्कि मैं समझता हूँ 50 के करीब आ जाएगी, क्योंकि 28 इंशाल्लाह पीटीआई के होंगे, उसके अलावा जो है 13 या 14 बाप पार्टी के हो जाएंगे, फिर जीटीए है, इंडिपेंडेंट है एंड एट द सेम टाइम एमक्यूएम है। तो आई थिंक हमारा जो है 100 का हाउस है, इसमें बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन हमारी आ जाएगी, विच विल स्टैंड एट 50। मोहसिन साहब, कंफर्टेबल तो नहीं होती। देखिए यस यू आर राइट, कंफर्टेबल, लेकिन देखें एक आध सीट उनका, जिस तरह इसहाक डार साहब है वो तशरीफ नहीं ला रहे, तो उनकी सीट जो है वो जाया हो रही है, उनका वोट भी जाया हो रहा है। तो यू सी, बट दे ऑल कम टुगेदर, इंक्लूडिंग अगर जमात इस्लामी भी उनके साथ मिल जाती है और ये तमाम जिसको हम अटोट बटोट कहते हैं पार्टी इकट्ठी हो जाती हैं, इवन देन यू सी दे आर नॉट एट 50। सो दैट मीन्स कि उनमें आपस में जो आप देख लेंगे इख्तलाफ भी आ जाते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन बहरहाल लीविंग दैट, लेकिन खौफ ये है कि मोहसिन साहब, खौफ ये है कि अगर खुफिया बैलेट होती है तो गड़बड़ हो सकती है तहरीक इंसाफ के लिए। खौफ तो यही है रूलिंग कोलिशन में इस टाइम। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो है इनका एक मतलब ये एक डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये इलेक्शन में समझ रहे हैं कि ये हमारे तरफ खौफ है या हम इससे खाइफ है। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये अपने कोशिश बहुत ज़्यादा करेंगे और इनको पहले से नज़र आ रहा था कि
इस वक्त जो हमारी पोजीशन है वो आज की अगर आप पोजीशन लें तो वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन सेनेट एट ऑल। इसीलिए अगर फैटफ का बिल आता है या कोई इस तरह के बिल आते हैं तो इनकी एक तरीके से ब्लैकमेलिंग, एक तरीके से इनकी उस तरह के एक्शन शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो कि मुल्क के लिए। मोहसिन साहब, मैं जरा वापस नंबर्स पे आना चाहता हूं। मोहसिन साहब, मैं जरा वापस नंबर्स पे आना चाहता हूं, ये बल्कि अगर हम स्क्रीन पे भी दिखा पाए। देखिए, ये जो इसका जो समरी आ रही है, ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो रूलिंग कोलिशन है उसमें 28 तकरीबन आपकी जमात के आते हैं, 13 अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के आते हैं, 3 MQM, 2 GDA, तो ये बनते हैं 46, और उसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 4 हैं और जमात इस्लामी के 1। तो ठीक है, आज़ाद उम्मीदवार अगर रूलिंग कोलिशन के पास भी आते हैं तो 50 सारे आपके पास आए तो फिर आपका 51 बनता है। अच्छा, मसला मोहसिन साहब ये है कि ये सारा प्रॉब्लम खड़ा होगा जब चेयरमैन का वोट की बारी आएगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चेयरमैन है इस टाइम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर लिया है मोहसिन साहब कि वही रहेंगे, या आपकी जमात अपना भी तो उम्मीदवार ला सकती है कोई? जी देखिए, आपके नंबर बिल्कुल करेक्ट है, तो वही तकरीबन 50 पे हम आ जाते हैं। बिकॉज इंडिपेंडेंट में आपको अर्ज करता चलूं कि इंडिपेंडेंट हमेशा दे हैव टेंडेंसी टू गो विद द गवर्नमेंट जी, बिकॉज यू सी उनका जो है पहले भी जो तरीकाकार है वो ये गवर्नमेंट के साथ रहेंगे, तो हमारा 50-51 पे इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। बाकी है कि मैं ये जरूर कहूं कि संजानी साहब ने हाउस बड़े अच्छे तरीके से और बड़े मुतबराना तरीके से चलाया, हालांकि हमारे पास नंबर्स नहीं थे, बट स्टिल ही वाज एबल टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर। बहरहाल देखिए, ये पार्टी लीडरशिप का ये जो है वो है, लेकिन प्रेशर है, मुख्तियार है जी। देखिए, हमने तो कोलिशन में जरूर जाना है। आपकी जमात से है, मुझे खुद कई लोग कह चुके हैं, बहुत सारे उम्मीदवार भी हैं ऐसे, बाय द वे आपकी जमात में भी जी। बहुत सारे उम्मीदवार हैं। नाम वैसे आपका भी आ रहा है मोहसिन साहब, आपका नाम भी हुआ है। लोग चाहते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट के लिए। लेकिन मेरा कहने का जो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ये अभी ओपन है, ये फैसला तो नहीं हुआ कि पीटीआई का चेयरमैन होगा या बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास ही रहेगी चेयरमैनशिप? नहीं, इसका फैसला बिल्कुल नहीं हुआ जी। और अलबत्ता यह है कि जो हमारी पार्टी में वैसे भी आपकी मेहरबानी, आपने ये नाम लिया, मेरा नाम लिया, लेकिन ये जो है इसमें उनकी जो है संजानी साहब की खिदमात जो है वो काफ़ी सराही जाती हैं। एंड ये लीडरशिप की, टॉप लीडरशिप की जो है इसमें डिस्कशन ज़रूर होगी कि जो है कौन जो है ज़्यादा सुटेबल होगा, बिकॉज वी विल नीड द सपोर्ट ऑफ द स्मॉलर प्रोविंस। एंड आपको मालूम है कि खान साहब ने पिछली दफ़ा भी इसको जो है सपोर्ट किया था, बीइंग अ स्मॉलर प्रोविंस एंड डिप्राइव्ड प्रोविंस। सो यू सी इसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन में जरूर आएगा सिलसिला कि हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द सेनेट एंड हु विल बी द डिप्टी चेयरमैन जी। हाँ मोहसिन साहब, यहाँ फाइनल चीज, यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन होगी मुमकिन तौर पर वो ये होगी कि ये एक फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बीएपी में। पीटीआई का एक तरीके से जस्टिफाइड है कि जी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो चेयरमैन उनका होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन मोहसिन साहब ये हमें नजर आ रही है कि दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी अपना चेयरमैन खड़ा करेगी क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, और उन्होंने एक चेयरमैन के लिए जो सबसे स्ट्रांग उम्मीदवार है उसको मैदान में उतार दिया है बज़ाहिर, जिनका नाम है जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब। ये बहुत टाइट हो जाएगा। मतलब वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका स्टैचर है, पंजाब से हैं, कनेक्टेड हैं, मुश्किल हो सकती है आप लोगों के लिए। मैं तो समझता हूँ फहद साहब, इसमें ऐसी मुश्किल नहीं होगी। वी हैव ऑल बीन वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो आज जो सिलसिला है उसमें मुझे बड़ी अच्छी कंफर्टेबल सेलिंग नजर आती है। एंड स्पेशली जिस तरह मैंने आपको कहा कि इनका 1-2 जो वोट हैं उनके जाया भी हो रहे हैं ऑपोजिशन के, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इसाक डार साहब, उनकी वो सीट खाली जा रही है पिछले 3 साल से। तो यू सी वी फील दैट वी आर वेरी कंफर्टेबल। अलबत्ता ये कि दोनों आपस में बैठ के इसमें मशावरत से, एंड आई एम टेलिंग यू इंशाल्लाह इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, सेनेटर मोहसिन अजीज साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करके। नाज़रीन कह तो रहे हैं कि वो कंफर्टेबल है, लेकिन नंबर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इतने कंफर्टेबल नहीं है। और जिस तरीके से अभी डायनामिक्स जो हैं वो आगे अनफोल्ड करनी आने वाले दिनों में, तो और जिस तरीके से सियासत जो है उसकी नई चालें चली जाएंगी, और ख़ास तौर पे अगर खुफिया बैलेट हुआ। और नाज़रीन ये ज़हन में रखिए कि अगर खुफिया बैलेट नहीं भी होता तो इस वक्त तक
चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जो इलेक्शन है वो तो वैसे ही खुफिया बैलेट के जरिए जो है उसका तरीकाकार है। तो प्रॉब्लम हो सकती है उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी गेम कर रही है, बड़ी चालें चल रही है, और वो चालें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता में नजर आनी शुरू हो रही हैं। क्या सोच रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और क्या उनके जहन में ये एक प्लान है कि वो यहां पे एक सेनेट में एक बहुत बड़ा अपसेट कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? बात करेंगे एक बहुत ही सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर से जो कि खुद सेनेट के चेयरमैन रह चुके हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। जिस तरह कि मैं ब्रेक से पहले कह रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रोल है अब वो बहुत अहम होता जा रहा है जो सेनेट के इलेक्शंस हैं, क्योंकि वो दूसरी बड़ी जमात बनकर उभर रही है, और जो अपोजिशन का जो अलायंस है उसमें अब ये सीनियर पार्टनर का उसका रोल होगा। तो ज़्यादा इम्कान ये है कि चेयरमैन सेनेट के लिए जब भी इलेक्शन होगा तो पीपल्स पार्टी जो है वो ज़रूर कोई ना कोई अपना जो मेंबर है उसको आगे करेगी। अच्छा, नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल अपनी कहानी सुना रहे हैं। जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, अगर हम दिखा पाएं कि इस टाइम जो जाहिर बात है एस्टिमेटेड नंबर्स हैं कि तकरीबन 46 बन रहे हैं गवर्नमेंट के, जिसमें तहरीक इंसाफ के 28, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 13, MQM के 3, GDA के 2, ये बनते हैं 46, और उसके अलावा 4 इंडिपेंडेंट हैं प्लस एक जमात इस्लामी है। तो अगर वो सारे के सारे पांचों के पांचों जो हैं वो हुकूमत की तरफ चले जाएं तो उनकी मेजॉरिटी बन जाती है। दूसरी तरफ जो है वो जो ऑपोजिशन के नंबर्स हैं, अगेन एस्टिमेटेड नंबर्स जो हैं, मुस्लिम लीग नून के जमात जो अब लग रहा है सेनेट के बाद 17 सीटें होंगी, पीपल्स पार्टी 19, JUI 5, PNP मैंगल 2, ANP 2, नेशनल पार्टी 2, PK मैप 2, ये बनती है तकरीबन 49। अगेन इसमें से ऊपर नीचे थोड़े से नंबर्स हो सकते हैं। तो बहुत ही टाइट मामला है, और इसमें इंपॉर्टेंट जो है जो सारा जो की फैक्टर मुझे नजर आ रहा है अपोजिशन के हवाले से, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल। नहीं, अगर बुखारी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, सीनियर तरीन उनके रहनुमाओं में उनका शुमार होता है, और सेनेट में क्योंकि खुद चेयरमैन रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि सेनेट में क्या हो रहा है, और जाहिर बात है अपनी जमात की पॉलिटिक्स उनसे बेहतर कौन जान सकता है। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फहद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बुखारी साहब, ये एकदम पीपल्स पार्टी ने जिसे कहते हैं कि एक बड़ी ग्रैंड एंट्री डाली है, और सियासत में सेनेट की सियासत में लग रहा है कि अब वो जरदारी साहब ने जो है वो कुछ अपने पत्ते खेलने शुरू कर दिए हैं, को खलबली सी मच गई है। तो ये क्या पीपल्स पार्टी क्या करना चाह रही है सेनेट में? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो भी कौम के सामने, मुल्क के सामने है, और जिस दानिशमंदी से उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट की ट्रांसफ़र पावर किया वो भी आपके सामने है। अभी देखिए सेनेट में क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 8 रिटायर हो रहे हैं, और अभी हमारी स्ट्रेंथ 20 थी, और अभी इलेक्शन जो है एक्सपेक्टेड है रिजल्ट, इट कैन बी 7, इट कैन बी 8, इट कैन बी एनी नंबर, यू नो, इट डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट। तो जैसे आपने खुद कैलकुलेशन, अब हाउस जो है सेनेट का जो इससे कबल 104 पे था, अब वो 100 पे है, और 2024 में ये हाउस 96 पे आ जाएगा, क्योंकि जो फाटा के 8 सेनेटर्स हुआ करते थे, फाटा के मर्जर के बाद अब उनकी तादाद इक्वल टू एवरी प्रोविंस आ जाएगी। तो क्योंकि ये अमेंडमेंट में यही कहा गया था कि जैसे जैसे उनकी टर्न्योर ख़त्म होगा वो उनका मर्जर आ जाएगा। तो इसलिए आप देखें जो आपने कैलकुलेशन बताई है, अब क्योंकि 51 इज़ द रिक्वायर्ड नंबर जो चेयरमैन सेनेट के लिए, कि जहाँ पे 50% + 1 की रिक्वायरमेंट है। और अब ये जो सेनेट के रिजल्ट्स के बाद जो 3 को हो रहा है, तो सेनेट की कंपोजिशन सामने आएगी। तो इसलिए क्योंकि अब कैंडिडेट जो हैं वो कलेक्टिवली PDM के कैंडिडेट्स हैं, और वो आपस में उनका अलायंस भी है हद तक के
टेक्नोक्रेट की सीट किसको मिलेगी, वुमेन सीट किसको मिलेगी, जनरल पे कौन लड़ेगा, तो वो सारी कैलकुलेशन हमने बैठ के की हुई है। और वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह कोशिश हमारी होगी कि हम अपनी मेजॉरिटी को मेंटेन कर सकें। बुखारी साहब, सेनेट में दो अहम चीजें हैं, दो नुक्ते हैं जो मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आप उसमें हमें जरा अपनी राय दें। पहला तो यूसुफ रजा गिलानी साहब, साबिक वजीर आजम, वो अब मैदान में अखाड़े में छलांग मार चुके हैं और उनके आने से हर तरह की क्या सराहियां हो रही हैं, उनको लाया जा रहा है ताकि कल को उनको सेनेट चेयरमैन के लिए खड़ा किया जाए। बड़े तगड़े उम्मीदवार होंगे, जाहिर बात है। सवाल यह है कि वो इस्लामाबाद से खड़े हो रहे हैं, इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली में नंबर्स नहीं है ऑपोजिशन के पास, तो फिर उनको इलेक्ट करवाना, उसका भी तो कोई प्लान होगा। अच्छा भला गैप है, यानी एक दो मेंबर्स की बात तो हम नहीं कर रहे, अच्छा भला गैप, वो कैसे होगा? देखिए, अभी फवाद साहब जो नेशनल असेंबली की सूरत हाल है वो 182 गवर्नमेंट और उसके अलाइज हैं और 160 जो हैं वो पीडीएम की स्ट्रेंथ है और प्लस 2 इंडिपेंडेंट्स हैं। और इसलिए हम समझते हैं कि 10 का डिफरेंस है। टोटल रिक्वायर्ड नंबर इज़ 172 एंड ऑब्वियसली ये आप ज़रा गौर करें कि जो डिफेक्शन क्लॉज ऑपरेटिव होती है या इन्वोक होती है अंडर आर्टिकल 63A, वो 3 सूरत हाल में है कि वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन पे है, मनी बिल पे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। अदरवाइज मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड पर्टिकुलरली नेशनल असेंबली वो एट लिबर्टी हैं कि वो किसी इशू पे अपनी हुकूमत या अपनी पॉलिसी से डिसएग्री कर सकते हैं। तो लेकिन अगर खुफिया बैलेट खत्म हो गया तो फिर मसला हो जाएगा ना। अगर खुफिया ये इसीलिए जोर लगा रही है तहरीक इंसाफ। नहीं, फिर भी आल्सो कि अगर खुफिया बैलेट खत्म हो गया फिर भी उनकी राय है, वो उनको पार्टी से निकालने की बात तो कर सकते हैं, लेकिन वो पार्टी का हेड जो है उनको डी सीट नहीं कर सकता, उनको डी सीट इलेक्शन कमीशन से नहीं करवा सकता, क्योंकि कानून और आइन जो है पार्टी हेड को उन 3 इश्यूज के अलावा सपोर्ट नहीं करता। और ये भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि ओपन शो ऑफ हैंड से या ओपन बैलेट से हो जाए। उस पर आप ये देख लें कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस है वो आज भी मौजूद है जब तक वो अमेंड नहीं होती। और ये गवर्नमेंट बड़ी अनडिसाइसिव है। ये अनडिसाइसिव इस तरह फवाद साहब कि उन्होंने रेफरेंस फाइल किया, उसके नतायज को देखे बगैर फिर खुद महसूस किया कि जी 226 की अमेंडमेंट जरूरी है, तो फिर एक ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और ये अनडिसाइसिव है। जी हाँ जी हाँ, ये एक चीज और मुझे बताएं कि दो सवाल क्विकली, मैं फिर उसके बाद हमारा पर टाइम खत्म हो रहा है। एक तो ये कि जाहिर बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी कैलकुलेशन की भी है, पीडीएम ने की होगी, और वो उस कैलकुलेशन की बुनियाद पे आप ये समझते हैं कि आपके पास एक वाकई में एक जेन्युइन चांस है कि आप सेनेट का कंट्रोल अपने पास रखेंगे? जेन्युइन रियलिस्टिक चांस है इसका? श्योरली। देखिए जी, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई कैंडिडेट इलेक्शन में जाता है तो ऑब्वियसली उसके जहन में उसकी सक्सेस होती है। अगर उसके पास जहन में डिफीट हो तो फिर कंटेस्ट क्यों करे? तो ये तो सारे इलेक्शंस में है कि तो वो कोई भी शख्स, चाहे वो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहा हो, चाहे वो लड़ रहा हो किसी और सीट के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, उसको तो ऑब्जेक्ट उसका होता है टू गेट अ सीट, और फिर वो उसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि वो सक्सीड करे। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारे प्रोबेबिलिटीज हैं कि जहाँ पे हम कैलकुलेशन हुई है, प्रोबेबिलिटीज हैं कि हम बिल्कुल सेनेट में अपनी मेजॉरिटी जो है अपोजिशन का। बहुत फाइनल वर्ड बिल्कुल ब्रीफली काइंडली अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये देखिए जो हमारे इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं पाकिस्तान में, उसमें अगर मैं देखूं तो वक्त जो सदर पाकिस्तान है उनका ताल्लुक सिंध से है, जो वजीर आजम है वो उन्होंने मियाँ वाली की सीट रखी है तो पंजाब से, जो चेयरमैन सेनेट है उनका ताल्लुक जो है वो खैबर उनका बलूचिस्तान से, डिप्टी चेयरमैन का सिंध से है,
और डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली का बलोचिस्तान से, यानी कि ये जो आईनी ओहदे हैं इनमें से एक पंजाब के पास है, 2 सिंध के पास है, एक खैबर पख्तूनख्वा के पास है और 2 बलोचिस्तान के पास है। ये मैटर करता है? ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जी सेनेट चेयरमैन पंजाब का होना चाहिए, ये मैटर करती हैं ये चीजें इस तरीके से? देखें ये कोई तहरीरी बात नहीं है, ये इट इज़ नॉट अ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई एनेक्टमेंट भी नहीं है, लेकिन एज ए पॉलिसी जो होता रहा कि नॉर्मली सिंस 1973 ऑनवर्ड अभी डिप्टी चेयरमैन बलूचिस्तान से आते थे और इसी तरह, लेकिन आप ये देखिए इससे डेविएशन भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में प्रेसिडेंट भी पंजाब से थे और प्राइम मिनिस्टर भी पंजाब से थे। तो हो है तो ये बात, ये इट इज़ नॉट अ लॉ, नॉट अ रिटन थिंग, यू नो। और ये सिर्फ है कि क्योंकि हम फेडरेशन है और हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं तो ऑब्वियसली वो देखना पड़ता है कि फेडरेटिंग यूनिट्स को जो है उनको भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये कोई। ठीक है, नैयर बुखारी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से हमें बता रहे थे कि आने वाले दिनों में क्या मुमकिनात में शामिल होगा। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो एक मजबूरी सूरत हाल लेते हैं कि इस सियासत में कौन एक अच्छी पोजीशन में है और कौन थोड़ा सा प्रेशर में आ सकता है। एक बहुत ही सीनियर तज्जियाकार में ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब ये जो सियासत की हम बात करें, सेनेट पे नंबर्स गेम बहुत टाइट हुई है, लेकिन इसके पीछे जो है एक बड़ी जो है वो जबरदस्त किस्म की सियासत चल रही है और उसमें हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम रोल है। डॉक्टर मोहित पीरजादा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माया नाज एंकर हैं, साफी हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फहद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो नंबर्स गेम है ये तो बहुत ज्यादा टाइट लग रही है और इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का रोल अब बड़ा क्रिटिकल होता जा रहा है। यानी कि अगर वो इलेक्ट हो गए तो फिर तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है सेनेट में। फवाद साहब, पहले तो चूंकि उनको इस्लामाबाद से नॉमिनेट किया गया और इस्लामाबाद से आपको पता है कि पूरी नेशनल असेंबली इलेक्टोरल कॉलेज होती है और 171 वोट चाहिए कम से कम एक सेनेट की सीट के लिए, जबकि पीडीएम की तमाम जो कंबाइंड जमातें हैं, सारी की सारी जो ऑपोजिशन है, अगर इकट्ठी हो भी जाए तो उनके पास 149 यानी 159 सीट्स उनसे हैं। तो जाहिर है कि उनको 12-13 सीटें जो हैं वो पीटीआई के जब तक लोग वो तोड़ेंगे नहीं तब तक ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन जितने एहतमाद का इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुजाहरा किया है और कुछ पहली यकम या 2 फरवरी को फैसल करीम कुंडी साहब ने एक बड़ी मानाखेज स्टेटमेंट भी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि 25 से ज्यादा पीटीआई के लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ इन टच हैं, लेकिन हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करना चाहते। लेकिन अब लग यही रहा है, उस वक्त से यही अफवाह थी पिछले 2 हफ्ते से, और यही लग रहा है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के लोगों को तोड़ने की कोशिश करेगी, जैसा कि मार्च 2018 में उन्होंने किया था। और जाहिर है कि जब कोई फैसला नहीं हुआ शो ऑफ हैंड्स का तो उसमें उनको फायदा होगा। अब अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आ जाते हैं, जरदारी साहब की एंट्री है, फिर ये जरदारी साहब की एंट्री, तो जरदारी साहब जो कह रहे हैं कि भाई मुझे देखें मैं बहुत जहांदीदा सियासतदान हूँ, और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट में आ जाते हैं तो चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनका अपना कद काठ है, साउथ पंजाब के वो लीडर हैं, तो फिर पीटीआई के लिए मसाइल में बड़ा इजाफा हो जाएगा सेनेट के अंदर। यानी वो जो सोच रहे थे कि सेनेट के इलेक्शन के नतीजे में उन्हें एक रिलीफ मिलेगी कानून साजी के हवाले से, वो बहुत से अपने मसाइल तेजी से कवर करेंगे अगले 12 माह में, बहुत सी लॉ मेकिंग कर सकेंगे, वो चीज फिर लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये यानी जरदारी साहब की तरफ से ये फिर एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक है अभी तक। और जाहिर बात है अगर उन्होंने, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनको नंबर तो उनके पास नहीं है इस्लामाबाद से गिलानी साहब को इलेक्ट करवाने के लिए, लेकिन जिस एतमाद से वो लेके आ रहे हैं तो और जितनी डिटेल से जरदारी साहब अपनी ये पॉलिटिकल मनूवरिंग करते हैं, तो अगर आप तहरीक इंसाफ के नुक्ता नजर से देखें तो परेशानी तो वहां होगी जरूर। देखिए, तहरीक इंसाफ को अंदाजा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, इसीलिए उन्होंने कम से कम 1-2 माह जो है एक बहुत इखलाकी पिच के ऊपर, एक मॉरल पिच के ऊपर उन्होंने क्रूसेड की कि सेनेट में शो ऑफ हैंड्स या ट्रांसपेरेंट तरीके से बैलेट हो। आपने देखा कि हुकूमत पहले एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेकर गई, फिर अभी वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का फैसला नहीं हुआ था तो हुकूमत नेशनल असेंबली में एक बिल लेके आई। जब बिल पे डिबेट नहीं हुई तो फिर हुकूमत एक ऑर्डिनेंस कंडीशनल लेके आ गई। अभी भी उनको उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ सिग्नल मिलता है तो शायद शो ऑफ हैंड से फैसला हो। तो उनको खतरा तो था जरदारी साहब से, उनको अंदाजा था कि जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, ये भी बात सामने आ रही है, ये सुनने में आ रही है।
कि इस दफा जो रुपए का लेन देन होगा वो दुबई में होगा और उसके मामला जो है वो पहले तय पा चुके हैं। अच्छा। अब आप आखिरी जो स्टेटमेंट है पिछले हफ्ते की जो बड़ी सिग्निफिकेंट है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी ये इंडिकेट किया है कि भाई ठीक है, अगर हमने जो ऑफर की थी कि बड़े साफ शफाफ इलेक्शन हो, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ऑपोजिशन को नुकसान हो जाए। उसका मतलब ये है कि अब जब हुकूमत को कामयाबी नहीं होती अपनी स्ट्रेटजी में तो वो फिर एक ट्रेडिशनल गेम भी खेल सकते हैं, गवर्नमेंट अपनी ट्रेडिशनल गेम, ये भी मुमकिन है। तो यानी कि वो एक तरह का एक घुमसान का रन जो है वो पड़ने वाला है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कुछ बड़े हाई प्रोफाइल लोग थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको सेनेट का टिकट मिलना है और उनमें से उनको नहीं मिला, मैं जरा थोड़ा सा आपका उसमें रद्दअमल लेना चाह रहा हूं। मसलन मिसाल के तौर पर राजा जफरुल हक को पीएमएलएन से टिकट नहीं मिला, मोहम्मद जुबैर साहब के हवाले से बात हो रही थी, उनको नहीं मिला, रजाक दाऊद साहब को पीटीआई से, बाबर अवान, शहजाद अकबर, रहमान मलिक, इफ्तिखार दुरानी, उमर चीमा, ये वो तमाम लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये बड़े जो हैं वो स्ट्रांग उम्मीदवार हैं। आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज क्या हुई कि किसकी वजह से आपको जो है वो हैरत हुई कि इसको नहीं मिला टिकट? देखिए, पीएमएलएन में राजा जफरुल हक साहब जो हैं बहुत पुराने आदमी है, वहाँ पे बड़े एहतमाद की शख्सियत हैं, उनको ना मिलना, और फिर मोहम्मद जुबैर जो कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के बहुत करीब हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की रिकमेंडेशन पे ही उनको गवर्नर बनाया गया था, वो उनके एक क्लोज सर्कल में है, उनको टिकट ना मिलना सेनेट का, वो ईगर भी बहुत थे, वो खासी एक सरप्राइज है। लेकिन फिर आपने ये भी आपको देखना पड़ेगा कि पीएमएलएन के पास सेनेटर्स नॉमिनेट करने की ऑप्शन जो है वो पहले से भी थोड़ी थी, और चूंकि एक सीट्स नहीं है, सेकेंडली चूंकि पीडीएम मिलके खेल रही है सेनेट की पूरी पॉलिटिक्स में, तो वो जो ऑप्शंस हैं पार्टीज की वो ज्यादा रिस्ट्रिक्ट भी हो गई हैं, किसी हद तक बढ़ी हैं लेकिन फिर जाहिर है रिस्ट्रिक्ट भी हो गई हैं। पीटीआई में रजाक दाऊद साहब का तो ये सुनने में आया है कि रजाक दाऊद साहब तो बड़ा प्रेशर फील करते हैं कि उनको बार बार जब रखने के लिए एडवाइजर और कुछ बनाया जाता है तो वो उनका तो कहना ये था कि जी अगर आप मुझे नहीं एकोमोडेट कर सकते, बिकॉज आर्गुमेंट ये था कि आपको बुनियादी तौर पे पोर्टफोलियोज और मिनिस्टरशिप देने के लिए अगर हम आपको सेनेट में ले आए, जैसा कि डॉक्टर हफीज शेख साहब को लाया जा रहा है, तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, अच्छा लगेगा, बेहतर होगा ये। लेकिन रजाक दाऊद साहब जो है वो इखलाकी तौर पर समझते हैं कि उन्होंने इसको पसंद नहीं किया, उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया। बैरिस्टर शहजाद अकबर का नाम मिलना, जी शहजाद अकबर साहब का होना चाहिए था, बिकॉज गवर्नमेंट इस लिहाज से बड़ी अंडर प्रेशर है कि कैबिनेट की मीटिंग्स के हवाले से मसलसल बातचीत होती है, तो शहजाद अकबर साहब को ना मिलना जो है वो एक खासी ताज्जुब की बात है, जबकि उनका रोल भी बहुत है और वो आपको पता है वो बहुत एक्टिव भी हैं ऑपोजिशन के खिलाफ और मुख्तलिफ केसेस में, उनको ना मिलना जो है इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज। हाँ ठीक है, डॉक्टर मोहित पीरजादा बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपनी माहिराना राय से जो है माहिर कर रहे थे, मामला जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो टाइट है और देखते हैं कि अगले चंद हफ्तों में सूरत हाल जो वो किस तरफ जाती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हस्ब मामूल जाने से पहले चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। नाज़रीन, बलूचिस्तान के जनाब अब्दुल कादिर साहब जो हैं वो पिछले 48 घंटे में उन्होंने उनको जो है बड़ी शोहरत मिली है। हर चैनल, हर अखबार और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कादिर साहब जेर बहस रहे। तहरीक इंसाफ ने जब उनके नाम के टिकट का ऐलान किया तो हर शख्स बशमूल तहरीक इंसाफ के लोगों की पूछता हुआ नजर आया कि जनाब हैं कौन। मगर ज्यादा मसला तब हुआ जब तहरीक इंसाफ के लीडर ने उनको जनाब कादिर साहब को टिकट का दिफा करने पर जो है वो उनको लोगों को मजबूर कर दिया था। क्या कहते हैं, हमारी कोएलिशन का हिस्सा है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और उनके साथ मिलके हम जो है तो हमने ये कैंडिडेचर दिया है, इस वजह से उनको दिया। तो एक नाम जो आपने कहा वो बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान में हमारी अलायंस की गवर्नमेंट है और अलायंस की गवर्नमेंट की वजह से हमें ऑब्वियसली एक मुश्तरका एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जी, पीटीआई बलूचिस्तान में है, बीएपी का और पीटीआई का अलायंस है और ये हमारे अलायंस के कैंडिडेट हैं और तमाम जो पार्लिमानी बोर्ड है सेनेट का उसने उनको मेरी इनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन आई एम श्योर अगर रिकमेंडेशन हुई है तो उसकी कोई बुनियाद तो जरूर होगी। मेडल तो बनता है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।